हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि तुम लोगों का इतना सारा प्यार मिला, इतना सारा सपोर्ट मिला इस सीरीज को, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज को, जो कि हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स सिद्धांत पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इसका जो रोटेशन मोशन की अगर हम लोग बात करें तो रोटेशन मोशन में ऑलरेडी हमारे सीरीज में हमने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें हमने 2020 से लेकर 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन जो भी रोटेशन मोशन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, जिसका कि लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन है ना, वहां से भी ये वीडियो एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट मैं तो हमेशा बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ यार, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में तुमको सारे सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है, तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पर जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू जो भी हमारा ये सीरीज है, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज, वहां के उस पे उसके सारे वीडियोस तुमको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, है ना। तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, अब तुमको जहां से मन वहां से एक्सेस करो। तो इससे पहले हमने 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे, है ना। और इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग 2017 के क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्योंकि रोटेशन मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक घंटे 1.5 घंटे का एक वीडियो लें और उसमें सारा का सारा कंप्लीट कर दें। जेई एडवांस के लिए अगर बात करें, जेई मेंस में तो यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं। बट रोटेशन मोशन और उसके ऊपर भी जेई एडवांस्ड सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकल ही आती है रोटेशन मोशन के क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये हमारा, मैं फिर से बता दूं, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन रोटेशन मोशन, दैट इज पार्ट 2। इसके अलावा हम लोग पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करते करते उससे भी पहले वाले क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज में मैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर नहीं बोलना चाहिए, जेई एडवांस से पहले, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिस्पांस कैसा है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिले, तुम्हारा अच्छा लाइक मिला, बहुत सारा लाइक मिला, तो मैं इस पे फोकस, ज्यादा से ज्यादा फोकस डालूंगा और जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देखो यार, मेरा मोटिवेशन, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बस यही है कि मेरे वीडियो को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग इसको और भी जल्दी, मैं ज्यादा फोकस करके इसको कंप्लीट करूंगा और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे रोटेशन मोशन का पार्ट 2। जेई एडवांस पीवाई की सीरीज है और 2017 के सारे क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो एक बार मैं ग्लिम्स दिखा देता हूं क्या 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 उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। 2017 में एक इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, इसके बाद ये 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 2017 में ये वाला क्वेश्चन एक आया था, है ना, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, है ना, ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया क्या है, 1/12 सर्कुलर रिंग नियर द टिप ऑफ वंस फिंगर एज शोन इन फिगर 1। ये तो हमेशा तुम लोग करते रहते होगे, है ना। हाथ में जो कोई कड़ा उड़ा पहनता है या फिर कुछ पहनता है तो क्लास में निकाल के तुम लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो। बहुत सारे ऐसे रिंग को लेकर घुमाने की तुम्हारी आदत पहले से रही है ना। तो इस तरह से तुम लोग घुमाते रहते हो। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह का कुछ घुमाया जा रहा है। और इसमें क्या करते हैं, एक रिंग को इस उंगली में इस तरह से पकड़ के, उंगली को अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो रिंग भी साथ साथ में इस तरह से ऐसी घूमती है। ठीक है, उंगली को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर पहले लाइन में बोला गया है। आगे बोला गया है, इन द प्रोसेस द फिंगर नेवर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द इनर रिम ऑफ द रिंग। ठीक है, रिंग किसी के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में है, जो इनर पोर्शन ऑफ द रिंग है उसके साथ हमेशा फिंगर कॉन्टैक्ट में है, पहली लाइन। दूसरा, द फिंगर ट्रेसेस आउट अ सर्फेस ऑफ द कोन। देखो अभी ये उंगली को ध्यान से देखो, ये अगर ऐसा ऐसा मैं घुमा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, एक कोनिकल सरफेस, इसको इस तरह से कोनिकल सरफेस को ट्रेस आउट कर रहा है ना। तो ये वाली चीज बोली गई है। तो जो अपनी फिंगर है ना, वो देखो इस तरह से कोनिकल सरफेस को इस तरह से ट्रेस आउट करती है ना, कोनिकल सरफेस को इस तरह से ट्रेस आउट कर रही है। तो यहां पर ये चीज दिखाया गया है ना। चलो नेक्स्ट बोला गया है,
द रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट वेयर द रिंग एंड द फिंगर इज इन कॉन्टेक्ट इज आर। तो ये जो रिंग है ना, बेसिकली यहां से जहां पे कांटेक्ट होता है, तो जैसे इस पॉइंट पे कांटेक्ट होता है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट है, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लूं, इस पॉइंट पे अगर कांटेक्ट होता है तो ये जो ये जो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये स्मॉल आर रेडियस का सर्कल इस तरह से ट्रेस आउट करता है ये हमारी उंगली, जिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से स्मॉल आर रेडियस के इस तरह से स्मॉल आर रेडियस को ट्रेस आउट करता है ना। ओके, अब इसको क्या किया गया है, इसको ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, इसी चीज को अगर हम लोग इस गतिविधि को अगर हम लोग ऊपर से आंख लगा के देखते हैं, तो ये चीज हमें एक सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर हमको देखने को मिलती है ना। तो ये हमारे पास में रिंग है ना, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फिंगर का, वो इस पॉइंट पे ये जो सर्कल बना है ना, सेम ये वाला सर्कल ये वाले सर्कल स्मॉल सर्कल के बराबर है, जो कि यहां पर स्मॉल आर रेडियस का सर्कल बना रहा था ना, स्मॉल आर रेडियस का, यहां पे ये स्मॉल आर रेडियस है। बस हम लोग ऊपर से देखा तो ये हमारे पास में ये दिस इज आवर टॉप व्यू, फिगर 2 इज टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन है। द फिंगर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये जो लाइन है ना, ये जेई ने ये लाइन भी गलत लिख दिया है, ये लाइन को ध्यान से देखो। द फिंगर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। फिंगर रोटेट नहीं कर रहा है, पहली बात तो फिंगर रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, बट अगर कोई चीज इस तरह का मोशन हो रहा है, देखो अगर मैं बोलूं कि इस पेन को मैं लेके ऐसे ऐसा घुमाऊं, तो इज दिस अ रोटेशन मोशन? नो, दिस इज नॉट अ रोटेशन मोशन। मैं माउस को करके दिखाता हूं, अगर मैं माउस को लेके ऐसा ऐसा घुमा दूं तो क्या बोलोगे तुम, दिस इज दिस अ रोटेशन मोशन? नो, दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। अब तुम लोग में से बहुत सारे आधे लोग तो बोलोगे कि टीचर तो गधा है, ये क्या सिखा रहा है, ऐसे ऐसे तो घुमा रहे हैं सर्कल में, इस तरह से घुमा रहे हैं, ये इसको ट्रांसलेशन मोशन क्यों बोल रहा है? दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। अगर तुमने रोटेशन पढ़ रखा होगा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं है ना, ट्रांसलेशन मोशन मतलब नहीं कि सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है, देखो दो ही चीज है। ट्रांसलेशन मोशन, अब मैं पूरा डिटेल में तुमको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं यहाँ पे। ट्रांसलेशन मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। रोटेशन मोशन मतलब क्या, कि हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये दोनों चीज है। अब मैं अगर रोटेशन मोशन बोलता ना तो इसको ऐसा घुमाता मैं, ठीक है। अब तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, रोटेशन मोशन बोलता तो मैं ऐसा घुमाता, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा 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 किसी तरफ भी ले रहा हूं ना, इस तरह से ले रहा हूं, तो दिस इज ट्रांसलेशन मोशन एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेशन मोशन। इसको मैं बोलूंगा कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। और अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो शायद तुमने रोटेशन ढंग से नहीं पढ़ा यार, ठीक है। तो जिसको जिसको चमक गया ये चीज, और जिसको नहीं चमका वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। और जिसको चमक गया वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मुझे चमक गया है, ठीक है, टीचर गधा नहीं है। ओके, तो ये चीज एक बार लिख देना नीचे में कमेंट बॉक्स में कि तुमको ये चीज समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया तो फिर भी लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर कुछ बना दूंगा, इसके ऊपर छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा हम लोग जो मिसलेनियस हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग बना के डाल देंगे, है ना, इस चीज को अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। खैर अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आगे बोला गया क्वेश्चन में, द रोटेटिंग रिंग रोल्स विदाउट द स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मॉलर सर्कल डिस्क्राइब्ड। अच्छा, इससे ऊपर वाली लाइन, द फिंगर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। फिंगर इज नॉट रोटेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन ट्रांसलेशन मोशन। और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी किसी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इस चीज से मैं एग्री करता हूं। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एक चीज लाइन अगर तुमको समझ में आती तो मैं बता रहा हूं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अलग अलग फिंगर के अलग अलग पॉइंट, रिंग के अलग अलग पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, और वो उस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, चमक गया होगा, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओमेगा नॉट से इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, पॉइंट ऑफ द फिंगर रोटेट नहीं कर रहा विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये हमने देख लिया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन विथ जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये हम लोग बोल सकते हैं। The rotating ring rolls without slipping on the outside of a smaller circle described by a point where the ring and finger is in contact. ठीक है, इस तरह से वो स्लिप नहीं करता है, फिंगर है और रिंग जो है वो आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं। The coefficient of friction between the ring and the finger is mu, ठीक है, and the acceleration due to gravity is g. तो देखो ये जो कुछ जो है ना, इसका हम लोग एनालॉजी इस तरह से देते हैं। एक फूला हुप करके तुमने सुना होगा, जिसमें कमर में इस तरह से एक रिंग
लगा के इस तरह से घुमाते हैं। तो यहाँ पर लड़की की जगह, यहाँ पर लड़की की जगह हमारा ये इस तरह से फिंगर है, फिंगर से हम लोग इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन हमारे पास में। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग विजुअलाइज करना चाहें तो देखो, इसको हम लोग टॉप व्यू में थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह का सिचुएशन है। सपोज हमारे पास में जो रिंग है ना, जो रिंग है वो ये वाली रिंग है, दिस इज अवर रिंग एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन, है ना। तो रिंग है जो वो किस तरह से घूम रहा है, तो रिंग का सेंटर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिंग का जो सेंटर है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा अराउंड दिस पॉइंट, है ना। मैं बताता हूं, एक मिनट। ये जो एक्सिस है ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो, अगर मैं एक्सिस बना दूं, है ना, यहां पर मैं अगर एक एक्सिस बनाता हूं इस तरह से, है ना, तो रिंग जो उंगली है वो इस तरह से रोटेट कर रही है ना, उंगली है जो इस आर रेडियस पर रोटेट कर रही है ना, और रिंग भी इसके साथ कांटेक्ट में है, तो रिंग रोटेट कर रहा है सच दैट, देखो मैं एक बार बताता हूं, सॉरी, ये इस एक बार जो रिंग है, रिंग का सेंटर यहां से उठ के यहां पे गया, ये सेंटर यहां गया, तो रिंग भी इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। ये एक बार सेंटर यहां पे गया, ठीक है, यहां से उठ के सपोज ये सेंटर यहां पे गया, ठीक है, उसके बाद और रोटेट हुआ तो यहां पर सेंटर इस तरह से रोटेट हुआ, तो इसका जो रिंग का जो सेंटर है वो खुद भी इस तरह से सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखो इसका सर्कुलर पाथ में, रिंग का जो सर्कुलर पाथ है वो इस तरह से घूम रहा है। यहां पर लड़की को भी देख सकते हो, लड़की के साथ जो रिंग अटैच्ड है वो इसी तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है। लड़की के साथ जो ये जो है वो एक बार क्या हो रहा है, एक बार तो देखो, एक बार ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक बार तो जा रहा है ये किस तरफ, देखो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और ये कंप्लीट इस तरह से घूम रहा है, मतलब इसका जो सेंटर है वो इस तरफ होगा कहीं पे, और वो इस एक्सिस, लड़की के से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट ये रिंग रोटेट कर रहा है। तो सेम इज द केस, इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो इसका सेंटर है, वो रिंग का जो सेंटर है अलग अलग पोजीशन पे हम लोग देख सकते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ को इस तरह से ट्रैक कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग इस चीज को विजुअलाइज कर चुके होगे कि रिंग का मोशन किस तरह से है ना। तो रिंग एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो सेंटर है उसको सपोज मैं ओ बोल देता हूं, है ना, जो कि यहां पर देख सकते हैं इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इसके अबाउट पास कर रही है, ओ के अबाउट, यहां पर जो सेंटर है दैट इज ओ, ठीक है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट रिंग इस तरह से घूम रही है। अच्छा, अब ये चीज क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात, अब तो इजी होगा, अगर चीजें विजुअलाइज हो गई ना तो चीजें बहुत इजी हो गई हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग पूछा हुआ है, तो रिंग जो है वो इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ना, इसकी सेंटर इस तरह से रोटेट कर रही है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिंग जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसकी सेंटर ओ यहां पर है, सॉरी दिस इज द सेंटर सी, इसकी रिंग की सेंटर सी है, और ये जो ओ है दैट इज दिस पॉइंट, इसका टॉप व्यू होता है, दिस इज द टॉप व्यू, है ना, दिस इज द टॉप व्यू। ओके, सो अब हम लोग बोले कि इस एक्सिस के अबाउट इसकी जो सेंटर है वो इस तरह से घूम रही है ना, इस एक्सिस के अबाउट इसकी सेंटर घूम रही है। तो अगर हम लोग बोले कि ये डिस्टेंस, हम लोग बोले ये डिस्टेंस कितना है, तो इसका देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज सिंपली आर माइनस स्मॉल आर, दिख रहा होगा, है ना। इफ दिस इज आर तो दिस इज आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि रिंग की जो रेडियस है दैट इज आर, है ना। तो आर माइनस स्मॉल आर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिंग जो है वो आर माइनस स्मॉल आर के रेडियस में घूम रही है, आर माइनस स्मॉल आर के रेडियस में घूम रही है, और इस तरह से घूम रही होगी, इस तरह से ओमेगा से। अच्छा, इसकी जो ओमेगा है वो कितनी होगी, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब फिंगर हमारा एक चक्कर लगा लेता है, तो रिंग भी हमारी एक चक्कर लगा लेती है ना। जब फिंगर हमारा एक चक्कर लग जाता है तो रिंग भी एक चक्कर लगा लेती है, दैट मींस दोनों का ओमेगा सेम है। तो हमारा ये जो रिंग है ये भी ओमेगा नॉट से ही घूम रही है ना। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा नॉट से, तो रिंग भी, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही दोनों के बीच में, तो एक चक्कर, जब एक चक्कर इस तरह से रिंग हमारा उंगली एक चक्कर लगाता है तब तक रिंग भी एक चक्कर लगा के आ जाती है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट जो रिंग की जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा नॉट। ओके, अब यहां पे हमें सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है,
तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी रिंग जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, वो एक दूसरे एक्सिस के अबाउट, ओ यहां पर हम लोग सी के अबाउट नहीं रोटेट कर रही है, रिंग रोटेट कर रही है ओ से जो पास हो रही है उस एक्सिस के अबाउट। तो काइनेटिक एनर्जी किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग कैसे लिखते हैं? हाफ टाइम्स ऑफ आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है, करेक्ट। ओके, आई एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे? आई एक्सिस हम लोग निकालेंगे पहले तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास रिंग की कितनी हो जाती है? एम आर स्क्वायर। एम मास की रेडियस है, एम मास की रिंग है, आर रेडियस है, तो एम आर स्क्वायर किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट, प्लस अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इतना थोड़ा सा तो आता होगा, और ये दोनों पैरेलली कितना शिफ्टेड है एक दूसरे से? आर माइनस स्मॉल आर, तो एम इंटू आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये बच्चों को आता है, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये है आंसर इसका, इसमें से कोई सा भी आंसर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन किसी क्या हो गया? बोनस हो गया था। यहां पे एक हम एजम्पशन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर हमें आंसर मैच करना है जबरदस्ती तो ठीक है, लेकिन एजम्पशन काफी हद तक सही है। एजम्पशन ये था कि आर इज लेस देन आर, मतलब बहुत छोटा है, ये जो हम लोग उंगली घुमा रहे हैं ना, उंगली घुमा रहे हैं, तो वो जो सर्कुलर जो रेडियस है स्मॉल आर वो बहुत छोटा है, तो ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ये जो हाफ टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, आर माइनस आर की जगह पे हम लोग इसको आर स्क्वायर ही ले लेंगे, आर स्मॉल आर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो यहां से हम लोग एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ए इसका करेक्ट आंसर होता अगर ये एजम्पशन लिया जाता, लेकिन ये एजम्पशन, इस तरह का एजम्पशन कहीं पे दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन में देना चाहिए था, इस तरह का एजम्पशन नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन किया गया। जनरली जेई एडवांस में रोटेशन के क्वेश्चन या तो बोनस हो जाते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ निकल आता है, ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ एस्पेक्ट छोड़ दिया जाता है, कुछ ना कुछ निकल आता है अलग से, ठीक है। खैर, ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाने के लिए जेई ने दिया हुआ था, हमने इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है, जो अप्रोच होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन इज व्हाट। तो सपोज हम लोग ऐसा केस कंसीडर करते हैं, हमने इस तरह से रिंग फंसा लिया, उंगलियों में रिंग को फंसा लिया और हम लोग रोटेट ना करें, तो क्या होगा? ये जो रिंग है वो नीचे गिरेगी, है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रही है, तो ग्रेविटेशन लग रही है, एमजी लग रही है, तो गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। अब इसको बचा के रखने के लिए कौन है, कौन इसको बचा रहा है? रिंग को नीचे गिरने से कौन बचा रहा है? तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से हम लोग सरफेस के अलोंग लगाएंगे, है ना, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके अलोंग हम लोग इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स को लगाएंगे। पहला एक फ्रिक्शन फोर्स तो ये लग रहा है, दूसरा नॉर्मल फोर्स एक लग रहा होगा। हम लोग बात कर रहे हैं एफबीडी ऑफ रिंग, हम लोग यहां पर बना रहे हैं एफबीडी ऑफ रिंग, तो रिंग में एक फ्रिक्शन फोर्स जो रिंग को ऊपर की तरफ खींच के रखा है, पहला। दूसरा जो नॉर्मल है, रिंग पे नॉर्मल किधर बनाए, किस तरफ बनाए? तो रिंग पे जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, है ना। बहुत लोगों को लगेगा कि इधर क्यों नहीं बनाया, देखो जो नॉर्मल फोर्स होती है, अगर तुमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगती है? नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑपोजिंग होगी, दो बॉडी इस तरह से हमने कॉन्टेक्ट में रखे हैं, है ना, पहली बॉडी दूसरी बॉडी, तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी को पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे नॉर्मल फोर्स, और इसको हमेशा दूर भगाएगी, इस तरह से कोशिश करेगी कि दूर भागे, तो इस तरह से नॉर्मल फोर्स हम लोग लगाते हैं, है ना, ऑपोजिंग जो रहेगा वो उस तरह से नॉर्मल लगाता है, तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल जो फोर्स लगेगा उंगली की वजह से, जो रिंग पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, उंगलियों पे इस डायरेक्शन में लगेगी नॉर्मल, दैट्स करेक्ट, बट हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग में नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगी। इसके अलावा रिंग की जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे एक mg इस डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है, इतनी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्योंकि एक जो इसके जो सेंटर ऑफ मास है, अगर सेंटर ऑफ मास है c, इसकी सेंटर ऑफ मास है, और ये o के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी कौन से रेडियस पे रोटेट कर रहा है ये हमने देखा, दिस इज r माइनस स्मॉल r रेडियस पे रोटेट कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और इस एक्सिस अगर हम लोग बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि सपोज हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना फ्रिक्शन फोर्स यहां से, ये सपोज ये एंगल यहां पर थीटा एंगल से रोटेट कर, थीटा एंगल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, वर्टिकल के साथ इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ समझ में आ रहा होगा, वर्टिकल के साथ, तो एक सेकेंड थोड़ा सा, तो वर्टिकल हम लोग यहाँ से बनाए, ये इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, यहाँ से थीटा एंगल पे है,
फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना। तो ये अगर थीटा है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल मेरी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लें, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं मेरे पास में, यहां पर देखो नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का कॉस थीटा कंपोनेंट है, फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट तो वर्टिकल है, तो फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट, तो नॉर्मल का कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट, है ना। और ये दोनों जो फोर्स मिलके जो इसका सेंटर ऑफ मास है, अब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे जो अगर हम लोग यहां पर सेंटर ऑफ मास माने तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में n cos थीटा प्लस n f sin थीटा, इतना फोर्स लग रहा है। और ये इसको रोटेट कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास को अलोंग दिस सर्कल, जो हमने सर्कल देखा था ना, अलोंग दिस सर्कल कैपिटल R माइनस स्मॉल r रेडियस के सर्कल पे, इसको सेंटर मानते हुए, ये जो है इसको सेंटर मानते हुए इस तरह से घूम रहा है। थोड़ा सा गलत बन गया था आस्पेक्ट रेशियो, थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे, तो सेंटर मानते हुए इस सर्कल पे जो इसके सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से घूम रही है अलग अलग पॉइंट पे, है ना। तो ये घुमा रही है, दैट मींस इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो नेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r यहां पर क्या हो जाएगा, r माइनस स्मॉल r रेडियस पे ये घूम रहा है ना। तो ये एक इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में हम लोग देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग अगर देखें तो कौन कौन से फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट, और दिस इज इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है। अब यहां से हम लोग थीटा कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड थीटा, तो थीटा हम लोग नहीं निकाल सकते, दिया हुआ भी नहीं है। तो थीटा बेसिकली हम लोगों को यहां पर और एक एजम्पशन था, एजम्पशन से भरा हुआ था, ठीक है। थीटा को हमें जीरो कंसिडर, लगभग ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू जीरो कंसिडर हम लोगों को करना चाहिए था, ठीक है। थीटा बहुत स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, ये जो रिंग जो उंगली है ना इसको ऑलमोस्ट वर्टिकल हम लोगों को कंसिडर करना था। अब थीटा लगभग जीरो है, तो इक्वेशन में हम लोग अगर पुट करते हैं थीटा को ऑलमोस्ट जीरो पुट करते हैं, तो n cos जीरो इज n साइन वाला टर्म है, सबको साइन वाला टर्म को काट के जीरो कर दो, है ना, साइन वाला टर्म को जीरो कर दो काट के, है ना, साइन वाला टर्म जीरो कर दो, और ये n cos थीटा, n का cos थीटा, अच्छा ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो बैलेंस किया है ना, ये बैलेंस किया मैंने उल्टा कर दिया बैलेंस, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा f का cos थीटा माइनस n sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करना चाहिए ना, ऊपर फोर्स लग रहा है cos थीटा माइनस n cos थीटा, और नीचे का फोर्स mg लग रहा है, तो ये आएगा। तो n sin थीटा, तो sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा देखो यहाँ से, और जो हम एक जो ऊपर वाले इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल वाला आएगा n cos थीटा, तो cos जीरो इज 1, है ना, cos जीरो इज 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r माइनस स्मॉल r, और f cos थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे f दैट इज इक्वल टू mg के बराबर, ये वही m कैपिटल M ले लो, है ना। ओके, अब यहां से हम लोग क्या पुट करेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे यहां से म्यू इंटू एन, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, है ना, म्यू इंटू एन। और यहां से हम लोग देख सकते हैं म्यू इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r माइनस r, एंड दैट इज इक्वल टू mg, है ना, म्यू एन दैट इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू g अपॉन म्यू इंटू r माइनस स्मॉल r, है ना, म्यू इंटू, और इसकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर g अपॉन म्यू इंटू r माइनस स्मॉल r। इसमें से जो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है दैट इज C। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कुछ एजम्पशंस थे, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले में तो हमें बस ये एजम्पशन करना था कि थीटा जो है दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आई, और इस क्वेश्चन का अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत गलत सलत सॉल्यूशन मिलेंगे, मैक्सिमम 99% गलत सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इसके गलत सलत आंसर दे रखे थे। तो मैं यहाँ पे दो एस्पेक्ट यहाँ पे बताऊंगा जहां पे गलती हुई लोगों से, है ना, दो एस्पेक्ट जहाँ पे लोगों से गलती हुई या फिर लोगों से समझने में गलती हुई,
है ना, कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दो जगह पे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इसको अगर थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया जाए तो ये बहुत टफ सवाल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, a wheel of radius r and mass m is placed at the bottom of a fixed step of height r as shown in the figure। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इस तरह से एक रिंग रखी हुई है, एक व्हील है जिसकी रेडियस r है, मास m है, और इस तरह से एक स्टेप में, एक सीढ़ी में इस तरह से सपोज रखी हुई है, सीढ़ी के नीचे में इस तरह से एक सीढ़ी में रखी हुई है। ओके, constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it climbs the step without slipping। चढ़ जाता है without slipping। okay okay consider the torque about an axis normal to the plane of the paper passing through the point q। तो एक हमें टॉर्क कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर पासिंग थ्रू द q, पासिंग थ्रू q, है ना। तो टॉर्क यहां पर हमें एक टॉर्क कंसिडर करना, या तो ऐसा हो सकता है या तो फिर क्रॉस में हो सकता है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अबाउट पॉइंट क्यू, मतलब टॉर्क अबाउट हमें पॉइंट क्यू कंसिडर करना है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। और अलग अलग हमें सिचुएशन दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। पहला जो लोगों ने गलती की, इसमें पहली गलती जो की वो थी टॉर्क। तो टॉर्क जो है, सभी ने जो अप्लाइड फोर्स, जो एफ अप्लाई कर रहे हैं ना, अलग अलग फोर्स अप्लाइड, तो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ था उसकी वजह से बस टॉर्क को कंसिडर किया है। तो एफ एक्सटर्नल ओनली कंसिडर किया है बहुत लोगों ने, जो कि साफ साफ गलत है, ऐसा पूछा नहीं गया था, है ना। जेई का इस तरह से बोलना नहीं था, जो कि मैक्सिमम लोगों ने ये कंसिडर करके किसी तरह से आंसर निकाल के रख दिया, है ना। सिर्फ एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से टॉर्क निकाल दिया, तो ये गलती हुई। टॉर्क हमें तो इस केस में टोटल टॉर्क हमें कंसिडर करना है ना, टोटल टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहाँ एमजी का फोर्सेस आएगा, नॉर्मल का टॉर्क है, कुछ भी जो भी टॉर्क आएंगे, सारे के सारे जो भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से टॉर्क लेना है। जो लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो 80% जो गलती किया है, वो मैक्सिमम लोगों ने ये गलती कर दिया है ना। दूसरा यहां पर बोला गया है, देखो इसमें एक तो टॉर्क वाला केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यहां पर एक चीज बोला गया है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, कांस्टेंट फोर्स यहां पर बोला गया है, कांस्टेंट फोर्स। तो यहां पर एक्चुअल में जो जेई का मानना था, जो जिसके हिसाब से उसने क्वेश्चन फ्रेम किया, तो ये यहां पर इसका मानना था सिर्फ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, है ना, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ये सोच के जेई ने सवाल बनाया था, जो कि सीधा सीधा सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब कांस्टेंट फोर्स बोल दिया गया, तो अब बहुत सारे महारथी बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, टॉपर वेपर बैठे हुए जेई में। अब उन लोगों ने कांस्टेंट फोर्स को दिल से ले लिया कि हम लोग तो कांस्टेंट ही मानेंगे, इसका डायरेक्शन भी हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, और उसके बेसिस पे इस पे कंट्रोवर्सी हुई। अगर सिर्फ हम लोग कांस्टेंट फोर्स मानते हैं, जिसका कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड मानते हैं, जिसके बेसिस पे जेई ने इसको सेट किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट आता है। और अगर हम लोग मानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स मानते हैं, जिसमें कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो इसमें सी और डी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही होते हैं। बट कांस्टेंट फोर्स वाले जो केस होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हालांकि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। बट जिसके लिए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, जिस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। वो हमारे फायदे का है, ये ना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग कुछ भी अभी सॉल्यूशन निकाल के बैठ रहे हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्वेबल है। अगर बोलोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो मैं जरूर उसको अगले वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। बट अभी के लिए हम लोग ऐसा मानेंगे, दैट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, है ना, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। और हम लोग एक एक केस इसमें लेते हैं, देखते हैं एक केस। तो पहले केस में बोला गया है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी टेंजेंशियली, देन टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज द व्हील क्लाइंब्स। तो सही है या गलत? तो अगर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं पॉइंट पी पे, है ना, पॉइंट पी पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो इस तरह से हमने इस तरह का फोर्स लगाया। अब इस तरह का फोर्स लगाया तो व्हील इस तरह से क्लाइंब हो जाएगी, है ना, इस तरह से क्लाइंब होगी। अब हमने माना है कि फोर्स जो है वो इस तरह से टेंजेंशियल, पी पॉइंट पे हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और क्यू के अबाउट हमें टॉर्क लिखना है ना, क्यू के अबाउट टॉर्क लिखना है। तो हम लोग दो केस कंसिडर करेंगे, एक जब जस्ट ये इसको लीव करने वाला था सरफेस को, ये वाला फर्स्ट केस है, और ये जब कोई इस तरह के पोजीशन में चढ़ गया, इस तरह का केस है। तो हम लोग एक जनरल पॉइंट 2 लेंगे, जो कि थोड़ा सा हल्का सा जब क्लाइंब हुआ ऊपर की तरफ,
तब क्या सिचुएशन बनी और जब नीचे था तब क्या सिचुएशन, तब हमें पता चलेगा कि डिक्रीज हुआ है क्या इंक्रीज, टॉर्क डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट केस में टॉर्क एट पोजीशन 1 हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, किसकी किसी की वजह से टॉर्क आएगा। देखो फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, तो एक तो यहां इसके सेंटर में एक mg फोर्स आएगा नीचे की तरफ, है ना, mg का टॉर्क आएगा। उसी तरह से यहां पर एक इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स F है उसकी वजह से टॉर्क आएगा, है ना। तो इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस हैं, देखो इस पॉइंट पे जो नीचे वाला पॉइंट है ये तो जस्ट यहां से उठने वाला है, तो यहाँ के जो भी नॉर्मल है वो जीरो होने वाला है, यहाँ पर जो भी नॉर्मल लगने वाला है क्योंकि जस्ट ऊपर उठने वाला है, वो कंडीशन हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई फोर्स नहीं आएगा, नॉर्मल फ्रिक्शन कुछ नहीं। यहाँ पर क्यू पॉइंट पे जो भी फोर्सेस आएंगे उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग उसको कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्यू के अबाउट जो भी फोर्सेस आएंगे फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल, वो तो ऐसे भी उसकी वजह से टॉर्क जीरो होने वाला है, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अभी हम लोग जो दो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं दैट इज पॉइंट पी पे एक फोर्स ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। इसकी वजह से टॉर्क इस पोजीशन पे कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर हम लोग बोले तो इसका ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2r, दिस डिस्टेंस इज 2r एंड दिस डिस्टेंस इज r। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा F फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स जो है F इंटू 2r, तो F इंटू 2r लिखते हैं, और mg वजह से उल्टे डायरेक्शन में आएगा दैट इज mg इंटू r, है ना। तो दिस इज 2fr माइनस mgr जब पोजीशन 1 में है। अब थोड़ा सा उठ गया ऊपर, तो टॉर्क एट पोजीशन 2 हम लोग एनालिसिस करते हैं, है ना, जब उठ गया थोड़ा सा ऊपर। बाकी इसको यहां से रब कर देता हूं, थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी पॉइंट जो है वो देखते हैं, जो पॉइंट P कहाँ पहुंच गया, है ना। तो सपोज इसका जो सेंटर है ये व्हील का, ये यहाँ पर कहीं है ना। तो हम लोग Q और ये पॉइंट P यहाँ पर ऐसे रहेगा इस तरह से, तो इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब पॉइंट P जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर पहुंच गया, ये जगह, इस जगह पे पॉइंट P पहुंच चुका है ना। अभी भी जो फोर्स इस पे लगेगा वो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। और mg की अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो सेंटर में mg नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अच्छे से डाउनवर्ड दिखाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही होगी, है ना। ये हटाते हैं यहाँ से, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं इस पोजीशन पे। क्यू के बाद जो भी फोर्सेस है वो तो उसका टॉर्क जीरो होने वाला है। ओके, अब F फोर्स का जो अभी भी टॉर्क है दैट इज F इंटू 2r, है ना। जो भी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2r, अभी भी 2r है ना। ये वाला डिस्टेंस इज अभी भी 2r, बट mg वाला जो है, mg का देखो कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg को हम लोग फोर्स को कंसीडर करें तो mg का देखो एक ये कंपोनेंट अब टॉर्क लेके आएगा, है ना। अगर हम लोग दिस डिस्टेंस इज r तो mg का ये कंपोनेंट, सपोज ये एंगल थीटा है ना, तो mg का जो टॉर्क आएगा दैट इज mg r इंटू कॉस थीटा। अब देखो, अब ये जो टॉर्क है, अब देखो फर्स्ट केस में टॉर्क ज्यादा है या सेकंड केस में टॉर्क ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग इसको ऊपर उठाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा थीटा इंक्रीज होता जाएगा, थीटा इंक्रीज होता जाएगा तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मेरा डिक्रीज होता जाएगा। तो कॉस थीटा डिक्रीज होता जाएगा मतलब टॉर्क जो है, देखो सेकंड केस में जो टॉर्क है वो ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट केस जो स्टार्टिंग वाला केस था। और जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा ये, तो थीटा बढ़ता जाएगा और थीटा बढ़ता जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, ये वाला टर्म डिक्रीज करेगा, इसलिए ओवरऑल टर्म इंक्रीज करेगा, तो टॉर्क एक्चुअल में इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे कंटिन्यूअसली ये राइज करता है व्हील तो टॉर्क विल इंक्रीज। तो ए ऑप्शन तो हमारे यहां से गलत हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें बोला गया है इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस एट पॉइंट एक्स देन टॉर्क इज कांस्टेंट। तो यहां पे भी हम लोग दो केस लेंगे, एक तो नीचे वाला केस दैट इज केस नंबर फर्स्ट, और ऊपर वाला दैट इज केस नंबर सेकंड। और हम लोग देखते हैं कि टॉर्क कांस्टेंट है या नहीं कि दोनों के केस में। रोटेट करने के बाद हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं हम लोग पॉइंट एक्स पे फोर्स लगा रहे हैं और नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल है दैट मीन्स ये इस तरह से सेंटर से पास होने वाला है, ये जो फोर्स है दैट इज पासिंग थ्रू दैट इट्स सेंटर। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन हम लोग बना सकते हैं इस फोर्स का अलोंग दिस लाइन, है ना। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा क्यू का, अगर इसका टॉर्क देखना है मुझे तो, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग आर परपेंडिकुलर हम लोग इस तरह से बोलते हैं। अब ये फोर्स को मैं इस तरह से पैरेलली शिफ्ट करके मैं ऊपर की तरफ ले जा सकता हूं, है ना। इस पॉइंट पे ये फोर्स एक्चुअल में यहाँ लग रहा है, तो लेकिन मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट करके मैं इस फोर्स को इस तरह से यहाँ पे लगाता हूँ ताकि मैं F इंटू आर परपेंडिकुलर डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ, है ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं, पैरेलली इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा
ये जस्ट यहाँ से कांटेक्ट छोड़ रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे जो भी नॉर्मल फॉर्मल है सब कुछ छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। क्यू में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ में mg, तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक F है और दूसरा mg। अब इसकी वजह से टॉर्क अगर हम लोग देखें तो टॉर्क ड्यू टू टॉर्क, टोटल टॉर्क दैट इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर परपेंडिकुलर, किसकी वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है उसकी वजह से, माइनस mg इंटू आर। ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट जो हमने केस कंसिडर किया है, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू ही हम लोग ले रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट केस, आवर फर्स्ट केस। अब ये इस तरह से रोटेट हो गया, ये पूरा इस तरह से रोटेट हुआ, कुछ दूर में कोई नॉर्मल हम लोग किसी जनरल पॉइंट पे ले रहे हैं। अब एक चीज देखो, यहां से मैं अगर सब चीज एक बार रिमूव कर दूं, mg को हटा देता हूं, है ना, mg हटा देता हूं पहले, तो थोड़ा कंफ्यूज है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि ये रोटेट हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना साथ में रोटेट हो गया। ये जो पूरा हमने कंसिडर किया ना, ये पूरी लाइन और ये आर परपेंडिकुलर एक साथ ऐसा समझो, ये फोर्स और ये आर परपेंडिकुलर, अगर मैंने इसको ऐसा घुमा दिया तो ये पूरी लाइन एक साथ पूरी घूम गई, रोटेट हो गई, पूरी घूम गई। मतलब क्यू से इस जो फोर्स का जो हमने आर परपेंडिकुलर लिया था ना, लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी पूरा घूम गया, है ना, और ये आर परपेंडिकुलर भी साथ साथ में, मतलब आर परपेंडिकुलर चिपकता हुआ घूम गया। मतलब ये आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पोजीशन के लिए, वो उस चीज को समझो। अगर मैं बोलूं कि ये जो चीज है ये आगे इस तरह से बढ़ गया, है ना, चलो एक मिनट देखते हैं मैं समझा पाता हूं कि नहीं तुमको। सपोज ये मेरे पास में सेंटर है और ये क्यू पॉइंट है, ये इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, है ना, और ये पॉइंट मेरे पास में P है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज कुछ मेरे पास में X है ना, दिस पॉइंट इज माई X सपोज। तो ये जो लाइन है ना, ये चिपक, जो हमने यहाँ X पॉइंट यहाँ से बनाई थी और X पॉइंट यहाँ पर बनाया सेकेंड केस के लिए, ये सेकेंड केस का X है, ये फर्स्ट पॉइंट का X है ना। अभी ये जो है, अगर मैं इस पे ये बनाऊं, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका बनाओ इस फोर्स का, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होगा, ये फोर्स ऐसा लाइन ऑफ एक्शन है। अब आर परपेंडिकुलर जो है, ये आर परपेंडिकुलर अभी भी यही आर परपेंडिकुलर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही घूम गया, पूरा सिस्टम साथ में घूम गया। ये कैसे चेंज होगा, सेम ही होगा ना यार, आर परपेंडिकुलर, जो ये आर परपेंडिकुलर वो अभी भी वही आर परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क इन केस 2 मैं बोलूं, टॉर्क इन केस 2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू दैट इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये चेंज नहीं हुआ। इस चीज को समझो यार प्लीज, ये चेंज नहीं हुआ। और mg का जो टॉर्क है वो चीज देखो, वो चेंज हुआ या नहीं। mg पहले यहां पर mg इंटू आर लग रहा था, ये r फर्स्ट केस के लिए है ना, mg इंटू आर, और यहां पर सेकेंड केस के लिए अभी क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं mg लगाता हूं, mg सेकेंड केस के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं एक बार सब कुछ हटाऊंगा तभी तुमको समझ में आएगा। बताओ एक सेकेंड, mg का जो टॉर्क है वो चेंज हो जाएगा पॉइंट क्यू के अबाउट, है ना। ये देखो, ये मेरा mg था सपोज, तो mg अब ऐसा है ना, यहां से मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करता हूं, तो mg का ये कंपोनेंट कुछ सपोज थीटा घूम गया, तो mg इंटू आर, mg का साइन, mg का कॉस थीटा इंटू आर, ये अब मेरे पास में टॉर्क लग रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म है ये तो दोनों में सेम रहा, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो ये वाला जो टर्म है वो चीज चेंज होता जाएगा, दैट मीन्स टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। पॉइंट अगर हम लोग x इस तरह से नॉर्मल लगाते हैं, x पॉइंट पे नॉर्मल इस तरह से अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, ये जो देख सकते हैं कॉस थीटा जो है वो कैसा होता जाएगा, घटता चला जाएगा, दैट मीन्स मेरा टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा। तो टॉर्क बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट P देन टॉर्क इज जीरो। तो ये तो बहुत ही सिंपली हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग ने फोर्स लगाया कैसा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो Q पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है, तो कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे, देखो यहाँ पर एक mg आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि ये ग्राउंड में इस तरह से टच किया हुआ है यहाँ से, तो एक नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा, एक नॉर्मल इधर से आ जाएगा, नॉर्मल mg और ये फोर्स, है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो इस पॉइंट P Q पे भी एक नॉर्मल जो आएगा वो इस F फोर्स के बराबर हो जाएगा,
है ना, एफ फोर्स के बराबर हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा इस केस में। तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही नॉर्मल इसको कंपनसेट करेगा, तो इतने ही फोर्स आएंगे यहाँ पे। तो क्यू पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो इस फोर्स का तो टॉर्क 0 है, इस फोर्स का इस फोर्स का जो टॉर्क है, इस फोर्स का जो टॉर्क है 0 है ना, क्यू पॉइंट के अबाउट। mg का फोर्स, mg का टॉर्क और n का टॉर्क, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और mg और n बराबर है, mg और n बराबर है, तो mg का टॉर्क और n का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो टॉर्क एट पोजीशन q दैट इज इक्वल टू f की वजह से तो 0 है, f का टॉर्क 0 है, mg की वजह से mg r आ जाएगा, नॉर्मल की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में n इंटू r ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के केस के लिए वो r ही होंगे, है ना। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है q का, दैट इज r ओनली। तो mg इंटू r माइनस नॉर्मल इंटू r, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 ना, क्योंकि n बराबर mg है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है C इज करेक्ट इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट P देन टॉर्क इज 0। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। डी पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी दो सिचुएशन लेंगे, दो पोजीशन लेंगे। इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट S देन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। ठीक है, तो टेंजेंशियली हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे फोर्स अगर हमने टेंजेंशियली इस तरह से लगाया तो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन मेरे पास में 2 पोजीशन, दोनों का एनालिसिस करते हैं। पोजीशन 1 क्यू के बाद टॉर्क देखते हैं, पोजीशन 1 के लिए जो टॉर्क when it is at position 1 है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस आएंगे पोजीशन 1 में रहेगा, तो एक तो mg नीचे आ जाएगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 फोर्स आएंगे है ना, क्योंकि जस्ट अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसने ये कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है, तो इस कॉन्टैक्ट में हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे और क्यू कॉन्टैक्ट पे जो भी फोर्सेस है उसका टॉर्क 0 होने वाला है। तो अब हमारे पास में 2 फोर्सेस आ गए है ना, तो इस एफ फोर्स का टॉर्क जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखो इस एफ फोर्स का जो टॉर्क आएगा इस केस में लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज r ओनली, दैट इज f इंटू r आ जाएगा और mg का आ जाएगा, ये भी r डिस्टेंस पे है ना, दिस इज r डिस्टेंस, दैट इज माइनस mg इंटू r। तो दिस इज द टॉर्क एट पोजीशन 1 है ना, तो ये मेरे पास में पहला कंडीशन है। अब अगर देखो एक चीज देखो, ये व्हील कैसे क्लाइम होगी, क्लाइम होने के लिए एक कंडीशन है, अगर f मेरे पास में ग्रेटर देन mg हो जाए तो ये व्हील जो है वो क्लाइम हो जाएगी, व्हील क्लाइम हो जाएगी। अगर माई फोर्स इज ग्रेटर देन mg तो ये व्हील क्लाइम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में व्हील क्लाइम हो सकती है। तो टॉर्क तो नॉन जीरो ये सही है, बट व्हील नेवर क्लाइम्स अप द स्टेप, दैट इज इनकरेक्ट, ये व्हील क्लाइम हो जाएगी। अब जो दूसरा जो जे ने सॉल्यूशन निकाला था कि C और D, तो C और D वाला जो सॉल्यूशन निकाला था इसमें अगर हम लोग ऐसा माने कि जो यहां पर जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब जो फोर्स का है दैट इज फोर्स इज कांस्टेंट, डायरेक्शन एज वेल एज इसका फोर्स का डायरेक्शन एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स अगर एक कांस्टेंट सही मायने में कांस्टेंट है तो उस केस में व्हील विल नेवर क्लाइंब अप द स्टेप, तो वो कंडीशन आती है। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट इसको इस तरह से क्वेश्चन को ये इंटेंशन के साथ जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये मानते हुए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो उस इंटेंशन से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, तो हमने उस इंटेंशन से इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अभी वो चीज है, वो थोड़ा सा और एनालिसिस पार्ट, उसमें एनालिटिकल पार्ट बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको अभी टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी, तो हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट इसमें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं या फिर इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो हम लोग क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इसमें बोला गया है रिजिड यूनिफॉर्म बार AB ऑफ लेंथ L इज स्लिपिंग फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो ये जो फ्लोर है दैट इज फ्रिक्शनलेस और इसमें ये जो रॉड है ये इस तरह से वर्टिकल पोजीशन से उसको छोड़ दिया गया, तो वो इस तरह से नीचे की तरफ गिर रही है ना। At some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं थीटा एंगल है। Which of the following statement about its motion is are correct? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज A and C, ACD इसका करेक्ट आंसर है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग करके देखते हैं। ए ऑप्शन में बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, इसलिए क्योंकि देखो
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस रॉड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो रॉड में तो एक फोर्स अगर तुम बोलोगे तो किसी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग बात करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसमें एक फोर्स अगर बोले तो एक नॉर्मल डायरेक्शन इस तरह से नॉर्मल लग रहा होगा, और इस पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स है एफ नेट, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। दो फोर्सेस है, एक तो है इसके पास mg एंड दूसरा है इसके पास नॉर्मल, और दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मेरे पास में नेट फोर्स है एफ नेट अगर मैं बोलूं, दैट इज इक्वल टू mg माइनस n, ठीक है। these आर द ओनली टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस रॉड, है ना, यही दो फोर्स है और ये दोनों फोर्स है। दैट मीन्स इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू m इंटू, अगर मास इसका m है तो इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां से हम लोग साफ बोल सकते हैं क्योंकि mg माइनस n जो है दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल ओनली बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। पहले सेंटर ऑफ मास ये है तो इसी डायरेक्शन में ही, इसी लाइन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में। और रॉड नीचे की तरफ आ रहा है मतलब सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने वाला है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी रॉड के, रेड रॉड वाले ही लाइन में इस तरह से नीचे गिरने वाला है ना। और जब पूरा गिर जाएगा तो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा, नीचे यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये बात है कि मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगा। ओके, बी पार्ट में बोला गया द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज अ पैराबोला। तो ये कैसे हम लोग देखें, तो ये पॉइंट के बारे में हमें बात की गई है, ये पॉइंट की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसे हम लोग देखें। तो किसी इंस्टेंट पे जो रॉड की जो पोजीशन है वो ये है सपोज, है ना। तो हम लोग अगर बोलें कि सपोज इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग देखना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस हम लोग कैसे देखेंगे, इसका सपोज हम लोग एक ऑरिजिन लेते हैं ना, कुछ इसको हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं, इसको हम लोगों ने ऑरिजिन ले लिया। तो ऑरिजिन इसको अगर हमने अगर ऑरिजिन ले लिया तो इसकी जो एक्स एक्सिस है किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी हो जाएगी, देखो यहां से इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स हो जाएगी, ये माइनस एक्स होगी, एक्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज एक्स। और इसकी जो वाई डिस्टेंस है, ये किसी इसकी जो वाई डिस्टेंस है ये यहाँ से वाई डिस्टेंस होगी, है ना, किसी मोमेंट पे। तो इसका जो एक्स और वाई अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें इस पॉइंट ए का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज l/2, है ना, दिस लेंथ इज l/2। अगर इसको सेंटर माने तो दिस लेंथ इज l/2। तो l/2 दैट मीन्स एक्स एक्स कितना हो जाएगा, l/2 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट है, तो l/2 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट है ना, l/2 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, दिस इज एक्स। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं। वाई एक्सिस अगर लिखना चाहें तो देखो वाई एक्सिस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं हटाता हूं यहां से, वाई एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं दिस थिंग इज एल ना, दिस थिंग इज एल। तो एल, और ये इफ दिस एंगल इज थीटा तो पैरेलल लाइन देखो ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं इसको यहां से इस तरह से पैरेलल लाइन डालता हूं यहां से, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हम लोग देखें दिस वाई वाई इज व्हाट, एल का कॉस थीटा, एल का कॉस थीटा है वाई। मतलब हम लोग यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि मेरा एक्स जो है दैट इज l/2 साइन थीटा, और वाई है किसी जनरल जगह पे एल का कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2x दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा एंड y दैट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, है ना। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4x स्क्वायर, सॉरी दिस इज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर तुम बोलना चाहो कि यह माइनस साइन है तो माइनस ले लो, ठीक है, यहाँ ओरिजिन अगर ये माने तो ये माइनस साइन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के स्क्वायर ही कर रहा है। ओके, सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो इक्वेशन है ये तुमको समझ में आ जाएगा कि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/, एल को भी इधर ले जाओ, l/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इलिप्स। तो दिस इज नॉट पैराबोला, तो बी इज इनकरेक्ट, ये पैराबोला बोल रहा है, दिस इज इलिप्स,
है ना, इलिप्स का इक्वेशन फॉलो करेगा। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में बोला गया इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, सॉरी, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो बी पॉइंट के अबाउट इस पे टॉर्क कितना होगा, तो डी पॉइंट के अबाउट हम लोग देखिए कौन कौन से फोर्सेस है। एक तो नॉर्मल फोर्स रहेगा जो बी पॉइंट के अबाउट उसकी जो नॉर्मल फोर्स है, तो दैट इज इसका जो टॉर्क है दैट इज 0, तो ये हटा दो। एक यहां पर इससे सेंटर ऑफ मास में नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, है ना, और mg का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोवाइड करोगे, दिस डिस्टेंस इज l/2, तो mg का ये वाला कंपोनेंट है ना, ये जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर हम लोग ध्यान से देखो अगर ये थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, तो हम लोग जो कंसर्न एंगल है दिस इज 90 माइनस थीटा, तो mg का साइन थीटा कंपोनेंट टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं दैट इज mg की वजह से mg का साइन थीटा इंटू perpendicular distance, that is l/2. So this is the total torque about point B के about this is the torque. So torque that is proportional to sin theta, torque is proportional to sin theta हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो C ऑप्शन करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है, इसी जगह की मैं बात कर रहा था कि पॉइंट बी, सर पॉइंट बी तो एक्सेलरेटेड है, दिस पॉइंट बी तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, फिर आपने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, पहली बात मैं एक मिनट, फोर्स कभी भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, फ्रेम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम बट एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, है ना। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम पे, कौन से फ्रेम में हम लोग बात कर रहे हैं, बट फोर्स जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। सभी फ्रेम से जो फोर्स होगा दैट विल बी सेम, और इसी दोनों को कंपनसेट करने के लिए तो ही हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों लेके आते हैं, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम बट एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है तो हम लोग एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में, है ना। तो फोर्स अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग F इक्वल्स टू एम ए लिखते तो हमें यहां पर अगर हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में लिखते या नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखते तो हमें सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता, F प्लस F सूडो दैट इज इक्वल टू MA, ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना। बट दिस अगर हम लोग बोलेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, दिस इज द नेट फोर्स, F इज द नेट फोर्स, F सूडो तो हमने ऐड किया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम एंड एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। उसी तरह से सेम इज द कॉन्सेप्ट विथ टॉर्क एंड अल्फा। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हम लोग अगर लिख रहे हैं तो हमें टॉर्क प्लस टॉर्क सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा, अगर जो जिस फ्रेम में हम लोग लिख रहे हैं दैट इज एक्सेलरेटेड और नॉन इनर्शियल, है ना। तो सूडो फोर्स का टॉर्क हमें लेना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा निकालने के लिए। बट टॉर्क पूछा जाए तो दिस इज द टॉर्क, है ना, दिस इज द टॉर्क। तो ये चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में हमें रखना पड़ेगा, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा टॉर्क पूछा गया, अल्फा नहीं पूछा गया। अल्फा रहता तो सूडो फोर्स का टॉर्क हमें कंसीडर करके फिर उसको हम लोग लिखते, बट हियर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। डी पार्ट तो बहुत ही ईजी है। When the bar makes an angle theta with the vertical, the displacement of its midpoint from the initial position is proportional to 1 minus cos theta. तो जो सेंटर है, ये पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट यहाँ पे हो गया, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, दिस डिस्प्लेसमेंट x। तो पहले अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो AB का डिस्टेंस निकालना है। तो A से O का डिस्टेंस जो था पहले कितना था, दिस वाज l/2, है ना। अब ये कितना हो गया, अब कितना हो गया देखो, अगर हम लोग बोले दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो मैं यहां से एक बार हटाता हूं, इस डिस्टेंस को देखें हम लोग, यहाँ बी लिख दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज l/2, है ना। इसको मैं एक बार हटाता हूं तो समझ में आएगा, दिस डिस्टेंस इज l/2। इसको कुछ और ले लो यार, इसको ले लो CB इज l/2, दैट मीन्स CO इज व्हाट, अगर ये एंगल थीटा है तो l/2 का cos थीटा। ये तो तुम लोग बहुत बार करते होगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। l/2 का cos थीटा, मैं इसको हटा देता हूं। अब देख लो l/2, अब AC हमें निकालना है ना। AC इतना डिस्प्लेस हुआ, AC इज x मेरा, है ना, मिड पॉइंट इतना डिस्प्लेस हुआ, तो x देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, l/2 माइनस l/2 का cos थीटा। तो दिस इज नथिंग बट l/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। So this displacement of midpoint is proportional to 1 minus cos theta. So D is also correct.
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।